व्याख्यान होगा वह व्याख्या खंड से संबंधित होगा। आप जानते हैं कि जो पीसीएस मुख्य परीक्षा है, आईएएस मुख्य परीक्षा है, समीक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा है, लोअर की मुख्य परीक्षा है, सभी में जो सामान्य हिंदी का व्याख्या खंड होता है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और यह इतना महत्वपूर्ण है कि यह आपके जो प्राप्तांक हैं, जो आपके अंक हैं, उनमें गुणात्मक वृद्धि करता है। तो हम इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारा जो इसका लेक्चर का पोर्शन है वह व्याख्या भाग है। आप निश्चित रूप से मुख्य परीक्षाओं के प्रश्न पत्र देखे होंगे, तो उसमें जो पहला आपका प्रश्न रहता है, जो पहला प्रश्न रहता है वह व्याख्या से ही संबंधित रहता है। उस आपने प्रश्न पत्र देखा होगा, मैं एक बार आपके समक्ष बता दे रहा हूं कि उसमें रहता है कि जो पंक्तियां हैं, दी हुई पंक्तियां हैं, जो अंडरलाइन पंक्तियां हैं, रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या करें। यह आपके समक्ष प्रश्न रहता है। एक पैराग्राफ में 4-5 ऐसी पंक्तियां रहती हैं जिनकी आपको व्याख्या करनी होती है। हर पंक्ति का अंक निर्धारित होता है। 20 नंबर की व्याख्या है तो 20 नंबर की व्याख्या में अगर 4 पंक्तियां हैं तो हर पंक्ति अपने आप में 5 अंक को धारण करती है और यह आपकी व्याख्या तय कर देती है कि उस पंक्ति व्याख्या में आपको कितना प्राप्तांक होगा। और अगर आपने अच्छी व्याख्या लिख दी तो ये समझिए कि इसका प्रभाव आपके आगामी प्रश्नों पर भी पड़ता है और परीक्षक प्रसन्न होकर के उसी व्याख्या के प्रवाह में जिस प्रकार से आपने व्याख्या को विस्तृत आयाम दिया है वह आपके अंकों को विस्तृत आयाम देता है और इस प्रकार से हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो अब हम सीधे मूल विषय पर आते हैं, व्याख्या। पहले आप कोई भी काम हमको करना है तो समझ लें कि वह है क्या, व्याख्या का अभिप्राय क्या होता है। तो व्याख्या देखिए किस शब्द से बना है, बी, आ और ख्या। यह 3 शब्द हैं जिनसे व्याख्या का रूप बना है, व्याख्या की निष्पत्ति हुई है, व्याख्या अपना स्वरूप धारण करती है। जैसे हम यहाँ पर हैं तो हमारा जो आकार है वह हाथ, पैर, नाक, कान, मुंह इन सब से मिलकर के बना है। इसी प्रकार से अगर पूछा जाए कि व्याख्या के अंग क्या हैं तो व्याख्या की जो त्रिवेणी है वह गंगा, यमुना, सरस्वती, बी, आ और ख्या, इन 3 नदियों के द्वारा व्याख्या रूपी नदी प्रवाहित होती है। अब वी क्या है? वी का अभिप्राय होता है विशिष्ट। आप जानते हैं जहां पर भी वी क्या है? उपसर्ग है। जहां विशिष्ट उपसर्ग लग जाता है वह विशेषता का द्योतक हो जाता है। जैसे विज्ञान आपने पढ़ा है, विश्वविद्यालय, ठीक है। तो विज्ञान क्या है? विशिष्ट ज्ञान। इसी प्रकार से यहां पर वी का मतलब यह होता है विशेष रूप से। विशेष रूप से का अभिप्राय क्या है कि यह साधारण ढंग से नहीं होना चाहिए, अपितु जो आपकी व्याख्या होनी चाहिए उसमें विशिष्टता होनी चाहिए, स्पेशलिटी होनी चाहिए। निश्चित रूप से वह स्पेशलिटी भिन्न भिन्न रूपों में हो सकती है। अभी हम आगे देखेंगे कि किन किन रूपों में हो सकती है। दूसरा है आ उपसर्ग लगा है। आ यहां किसका द्योतक है? संपूर्णता का द्योतक है। जैसे जब हम कहते हैं कि जब हम व्याख्या करें तो हमारी व्याख्या इस रूप में होनी चाहिए कि कोई भी भाग उसका छूटने ना पाए। आप आ शब्द से और देखते हैं, जैसे हम कहते हैं आपाद मस्तक, हमने ये शब्द लिया तो आपाद मस्तक क्या का अभिप्राय हुआ? पाद मस्तक मतलब पैर से लेकर के, पद से लेकर के मस्तक तक संपूर्ण चीजें आ जाएं। ठीक इसी प्रकार से यहां पर आ उपसर्ग यह बताता है कि जिस पंक्ति की हम व्याख्या करने जा रहे हैं उसके पैर से लेकर के कहां तक? सिर तक की संपूर्ण व्याख्या हो जाए। आप लोग हिंदी साहित्य में देखते होंगे, कहते हैं कि कालिदास ने नायिका का नख शिख वर्णन किया है। नख माने नाखून से, पैर के नाखून से शुरू हो और कहां तक? शिख तक, शिखा तक पहुंच जाए। तो इस प्रकार से आपकी जो व्याख्या होनी चाहिए उस व्याख्या में भी शुरू के शब्द से लेकर के जो अंतिम तक के शब्द हैं उनका संपूर्ण और विशिष्ट। फिर क्या? ख्या का अभिप्राय क्या होता है? ख्या का अभिप्राय यहां पर ज्ञान से है। जैसे हम कहते हैं आख्यान भी क्या होता है कि संपूर्ण रूप से कह देना। जो लोग दर्शन के विद्यार्थी होंगे, प्राचीन इतिहास के विद्यार्थी होंगे, वो जानते होंगे कि जो हमारा सबसे प्राचीन दर्शन है वह क्या है? सांख्य।
सांख्य शब्द कैसे बना है? सांख्य शब्द में भी आपका यही ख्या है, सम ख्या। ख्या का अभिप्राय क्या होता है? ज्ञान होता है, कथन होता है। तो इस प्रकार से ख्या का अभिप्राय यह हुआ कि किसी भी पंक्ति का संपूर्ण रूप से जो उसका ज्ञान है, उसमें जो तथ्य हैं, उसको प्रदर्शित कर देना। ठीक है, अब आप समझ गए कि जो हमारी व्याख्या है उसके 3 भाग हैं, वी, आ और ख्या। वी का मतलब विशेष रूप से, आ का मतलब संपूर्ण रूप से, ख्या का मतलब होता है कथन, कहना। अर्थात व्याख्या जब हम किसी भी पंक्ति की, कविता की, गद्यांश की, पद्यांश की व्याख्या करते हैं तो उसमें 3 चीज़ों को हमको ध्यान देना है। एक तो जो हमारी व्याख्या हो वह विशिष्टता को लिए हो, दूसरा आ का मतलब उसमें संपूर्ण तथ्य समाहित हो जाएं, कोई भी चीज़ छूटने ना पाए, और ख्या का मतलब हो गया कथन। इसी को हम क्या कहते हैं? भाष्य कहते हैं। जैसे संस्कृत में आप देखिए कि पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी तो उसका जो व्याख्या की गई पतंजलि के द्वारा उसको क्या कहते हैं? महाभाष्य। शंकराचार्य ने व्याख्या की अद्वैत वेदांत की, अद्वैत वेदांत के रूप में उन्होंने अपना दर्शन प्रतिष्ठापित किया। तो जो उनकी जो व्याख्या है, वस्तुतः उनका जो दर्शन है वह एक ग्रंथ है, ब्रह्मसूत्र। यह आपको सामान्य अध्ययन की दृष्टि भी उपादेय होगा, ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र का उन्होंने शारीरिक भाष्य लिखा, व्याख्या लिखी, और वही अद्वैत वेदांत के रूप में प्रतिष्ठापित हो गया। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी आप जब व्याख्या लिख रहे होते हैं तो आप भी उस पंक्ति के लिए भगवान शंकराचार्य होते हैं, और जो आप लिखेंगे वही आपका दर्शन बनेगा, वही आपका ज्ञान बनेगा, वही आपका कथन बनेगा, और अंत में आप प्रशासक के रूप में, जैसे भगवान शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत को प्रतिष्ठापित किया, वैसे आप स्वयं को प्रशासक के रूप में प्रतिष्ठापित करेंगे। ठीक है, व्याख्या का अभिप्राय आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि इस व्याख्या के अंग क्या क्या हैं, किस प्रकार से हमको अपनी व्याख्या लिखनी है, कैसे हमको शुरुआत करनी है। हमने ये समझ लिया कि व्याख्या क्या है, अब हम शुरुआत कैसे करेंगे। ठीक है, तो व्याख्या का प्रथम चरण ये पूछा जाए कि व्याख्या का चरण क्या है। हम व्याख्या की ओर जब जा रहे हैं किसी पंक्ति की व्याख्या के लिए, तो उसका चरण क्या है? उसका पहला चरण होता है प्रसंग। आपको निश्चित रूप से व्याख्या लिखते समय प्रसंग की हेडिंग डालनी पड़ेगी। प्रसंग कैसे बना, देखिए यहाँ पर प्रसंग का अभिप्राय, अब यहाँ पर कैसे प्रा उपसर्ग लगा है। जैसे जैसे आप हिंदी पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय भी आएगा। यह भी आपकी सामान्य हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। प्रा का अभिप्राय होता है प्रकृष्ट। आप देखिए जब हम सामान्य रूप से नमस्ते करते हैं और जब बोल देते हैं प्रणाम, तो उसका अर्थ और उत्कृष्ट हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जो प्रा है यह उत्कृष्टता का अभिव्यंजक है, उत्कृष्टता को बताता है। तो इस प्रकार से दूसरा है संग का अभिप्राय होता है, आप जानते हैं, साथ साथ चलना। तो जब हम प्रसंग बता रहे होते हैं तो हम यह बता रहे होते हैं कि हमारी व्याख्या किसके साथ चलने वाली है, हमारी व्याख्या किसके साथ है। तो आप जानते हैं कि जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में या कहीं पर भी लोक सेवा आयोग की परीक्षा में जो व्याख्या का खंड होता है, वह जो पंक्ति होती है वह किसी न किसी के साथ में होती है। तो जिसके साथ वह पंक्ति है उसके बारे में हमको बताना पड़ता है, तो और उसके बारे में संक्षेप रूप से हमको कथन करना पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रसंग जो है एक तरह से उस व्याख्या की प्रस्तावना होती है। जैसे हमने भारतीय संविधान की जो हमें पूरी भारतीय संविधान की रूपरेखा खींचती है, तो हमने प्रसंग में बता दिया कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसी रूप में हमने निर्देशित कर दिया। इस रूप में हमने संकेत दे दिया कि हम किसके बारे में कहने जा रहे हैं। हमारा पूरा का पूरा जो भारतीय संविधान है वो किसके बारे में है? हम भारत के लोक के बारे में है। ठीक इसी प्रकार से हम व्याख्या में प्रसंग के द्वारा यह बता देते हैं कि हमारी व्याख्या इससे संबंधित है। तो हम वहाँ लिखते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति, जैसे सपोज करिए कि हम एक उदाहरण देंगे यहाँ पर जो पीएसएस की परीक्षा में कई बार आया है, भारत की प्रकृति विविध रूपों में हमारे सामने आती है। ठीक है, इस पंक्ति की हमको व्याख्या करनी है, तो इस पंक्ति का प्रसंग क्या होगा? यह पंक्ति वस्तुतः किसके साथ जा रही है? आप देखिए कि इसका जो मुख्य भाग है वह क्या है? भारत की प्रकृति। तो हमारी व्याख्या
किसके संग जाएगी, किसके साथ जाएगी। हमारी व्याख्या का जो मूल मर्म होगा, जो मूल भाग है, वह क्या है, भारत की प्रकृति। तो हम यहाँ पर प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति भारत की प्रकृति की विविधता से संबंधित है। प्रस्तुत गद्यांश में दी हुई पंक्ति भारत में प्राकृतिक विविधता से संबंधित है और इसकी व्याख्या, यह व्याख्येय है या इसकी व्याख्या की जानी है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत व्याख्येय पंक्ति। व्याख्येय का मतलब क्या हुआ, जिसकी व्याख्या की जानी है, व्याख्या के योग्य। तो यहाँ पर जब हम प्रसंग लिखते हैं तो वहाँ पर यह लिखेंगे कि यह पंक्ति वस्तुतः किससे संबंधित है, रेखांकित पंक्ति किससे संबंधित है। तो हमारी जो व्याख्या का पहला भाग होगा वह प्रसंग होगा और प्रसंग में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत व्याख्येय पंक्ति भारत की प्राकृतिक विविधता से संबंधित है। यह हमारा प्रसंग हो गया। ठीक, हमने निर्देश कर दिया कि हम जिसके बारे में व्याख्या करने जा रहे हैं वह वस्तुतः क्या है। इसके द्वारा हम परीक्षक के समक्ष बता देते हैं कि हम जिसकी व्याख्या करने जा रहे हैं उसका जो मूल मर्म है, उसका जो मूल तथ्य है, बेसिक फैक्ट्स है, उसको हमने पकड़ लिया है और अब हम इसी को विस्तारित करेंगे। ठीक, अब उसके बाद फिर दूसरा क्या होता है, अर्थ विस्तार। अर्थ विस्तार, अब हम जो असली व्याख्या है वह उसका वाकई में जो मध्य भाग होता है वही होता है। अब हम उसमें उसके बाद फिर व्याख्या की हेडिंग डालेंगे। प्रसंग की हेडिंग लिखने के बाद फिर हम किसकी हेडिंग डालेंगे, व्याख्या की हेडिंग डालेंगे। और व्याख्या में क्या करना है, हमको जो शब्द दिए हुए हैं उनको विस्तृत करना है, उनको विस्तारित करना है। और कैसे विस्तारित करना है कि जो हमारा विस्तार होना चाहिए वह विशिष्ट होना चाहिए। विशिष्ट होने का मतलब ये है कि दो तीन चीज़ें हैं कि हम व्याख्यायित कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, मुल्ला जी ने मस्जिद जोड़ा, यह तथ्य, यह भाव नहीं आना चाहिए। जो हमारी व्याख्या है, जो हमारा विस्तार है, उसी से संबंधित होना चाहिए। जैसे कि उदाहरण मिले, भारत की प्रकृति विविध रूपों में हमारे सामने आती है, तो इसकी व्याख्या किस रूप में हमको होनी है। तो हमने जैसे कि पहले बताया कि आ शब्द जो है यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब संपूर्ण व्याख्या होनी चाहिए। तो हमको यहाँ पर यह लिखना पड़ेगा कि भारत राष्ट्र या भारत देश प्राकृतिक रूप से समृद्ध है, प्राकृतिक रूप से संपन्न है और यहाँ पर प्रकृति में एक रूपता नहीं है, बल्कि प्रकृति में क्या है, विविधता है, विविध रूपों में हमारे सामने आती है। तो अब विविध रूपों को हमको व्याख्यायित करना पड़ेगा। किस प्रकार से विविध रूपों में हमारे सामने आती है, आप देखते हैं कि एक तरफ क्या है, हमारा हिमालय पर्वत है जो कि बिल्कुल ठंड से युक्त है, शीतलता है। दूसरी तरफ थार का रेगिस्तान है जहाँ पर गर्मी है, तप्त है, वहाँ पर उष्णता अधिक है। फिर और देखेंगे वहाँ पर जाएंगे, समुद्र की तरफ जाएंगे, वहाँ पर क्या है, एक तरफ थल ही थल है, दूर दूर तक जल नहीं है, और दूसरी तरफ जब हम दक्षिण भारत की ओर जाते हैं तो पूरे समुद्री किनारे हैं, जल ही जल है, आपको स्थल देखने को नहीं मिलते हैं। तो इस प्रकार से यह क्या हुई, यह जो हुई, यह हमारी प्रकृति की विविधता है और यह विविध रूपों में हमारे सामने आती है। यहाँ पर यही आपको स्पष्ट करना है कि इस विविध रूप में कौन कौन से रूप हैं। तो यहाँ पर आपको जो विविध रूप हैं उसमें पूरी भारत की जो प्राकृतिक विविधता की झांकी है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम पूर्वोत्तर के जो हरे भरे जंगल हैं, इन सब को वहाँ पर उद्धृत कर देना है, इन सब को वहाँ पर व्यवस्थित कर देना है, उन सब को वहाँ पर लिख देना है, स्पष्ट कर देना है। अब उसके बाद फिर क्या है कि आपने अपने ज्ञान के अनुसार और जो प्रसंग, जो पंक्ति है उसी के अनुसार आपको उसकी व्याख्या करनी है। फिर अब अगला व्याख्या का चरण क्या होता है कि जो प्रस्तुत पंक्ति है आपने उसकी व्याख्या कर दी। व्याख्या करते समय हमें एकाएक नहीं शुरू कर देना है, बल्कि हमारी व्याख्या में तारतम्यता का भी गुण होना चाहिए। उसमें
यह भी होना चाहिए कि हमारी व्याख्या कहाँ से चल रही है। तो इसके लिए आवश्यक है कि जो पूर्व के संदर्भ हैं, कहाँ के पूर्व के संदर्भ, जो हमारे गद्यांश में आए हुए हैं, जो हमारे पद्यांश में आए हुए हैं, हमें उन संदर्भों को भी लेना पड़ेगा। उन संदर्भों को, उन तथ्यों को, उन प्रसंगों को लेते हुए हमें आगे बढ़ना है। ठीक है। उसके पश्चात फिर जो हमारी पंक्ति है व्याख्या की, वह आगे भी किसी न किसी रूप में संबंधित रहती है, उसका भी संकेत हमको व्याख्या में कर देना है। अब जो आपको सबसे ज़्यादा अंक दिलाते हैं वह है टिप्पणी। आपने इस पंक्ति की व्याख्या कर दी, ठीक है। ये जो व्याख्या यहाँ तक की है, यह सारी की सारी व्याख्या वस्तुतः जो आपका गद्यांश है उसी से संबंधित होगी। लेकिन अब आपको अवकाश मिल जाता है टिप्पणी में यह बताने के लिए कि हम इस व्याख्या को किन किन आयामों में विस्तार दे सकते हैं, कहाँ कहाँ से इनको जोड़ सकते हैं। तो इसको जोड़ने के लिए यह जो टिप्पणी होती है, टिप्पणी क्या करती है कि इसके द्वारा इससे संबंधित, जैसे भारत की प्राकृतिक विविधता से संबंधित जो भी आपके सामने कथन हैं, जो भी आपके सामने उद्धरण हैं, जो कविताएं हैं, जो भौगोलिक तथ्य हैं, आप उनको वहाँ पर लिख सकते हैं, आप वहाँ पर दिखा सकते हैं। जैसे प्राकृतिक विविधता के संदर्भ में आप दिखा सकते हैं कि जो विश्व पटल पर प्राकृतिक विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है, उसमें भारत के कौन कौन से स्थल सम्मिलित हैं और यह सम्मिलित स्थल वस्तुतः भारत की प्राकृतिक विविधता की जो वैश्विक स्वीकृति है उसको बताते हैं। फिर इससे संबंधित कोई कविताएं हैं, जैसे सपोज करिए कि मैथिली शरण गुप्त की कविता है, इसके संदर्भ में भारत की प्राकृतिक विविधता के संदर्भ में कि चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में। तो यहाँ पर क्या है, जल थल सब कुछ आ जाता है, इस विविधता की आप बात कर सकते हैं। और चाहें तो जो हमारा राष्ट्रगीत है, वंदे मातरम है, सबको पता है, लेकिन हमें भारत की प्रकृति के संदर्भ में उसको कैसे प्रयोग करना है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कहीं पर भी भारत की प्रकृति की बात आए तो आप देखिए कि हमारा जो राष्ट्रगीत है एक तरह से भारत की प्राकृतिक विविधता का, भारत की प्राकृतिक विरासत का, भारत की प्राकृतिक समृद्धि का भी गीत है। जिस प्रकार से वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, और वहाँ पर क्या है, सुजलाम जल आ गया, सुफलाम जो फल से भरे हुए पेड़ पौधे हैं, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम चंदन जैसी शीतलता जो है, जो दक्षिण भारत के जंगल है चंदन उनसे संबंधित है। तो इस प्रकार से सारे के सारे तथ्य यहाँ पर आ जाते हैं और आप वहाँ पर उसको उद्धृत कर सकते हैं, बता सकते हैं, और इस रूप में जो हमारी व्याख्या है उस व्याख्या को एक सौंदर्य मिलता है, उस व्याख्या को एक नया आयाम मिलता है, और इस रूप में जो आपकी व्याख्या है वह व्याख्या पूरी हो जाती है। अब ठीक है, अब मुझे लगता है कि जो व्याख्या का खंड है वह आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम इसको संक्षेप में बताने की कोशिश करते हैं कि हम जब व्याख्या कर रहे होते हैं किसी गद्यांश की तो हमें किन किन तथ्यों पर ध्यान देना होता है। सबसे पहले हमने अपने इस लेक्चर में, अपने इस आख्यान में, अपने इस व्याख्या खंड में जो व्याख्यान दिया है वह संबंधित है व्याख्या से। व्याख्या का जो अर्थ होता है वी, आ और ख्या। बी का मतलब होता है विशेष रूप से, बी उपसर्ग है और आ उपसर्ग है, दो उपसर्ग यहाँ पर लगे हुए हैं। बी का मतलब होता है कि विशिष्ट रूप से, दी विशिष्ट रूप से, फिर आ का संपूर्ण रूप से, और ख्या का मतलब कथन। इस प्रकार से किसी भी पंक्ति की विशिष्ट रूप से और संपूर्ण रूप से किया गया अर्थ विस्तार ही व्याख्या है, या व्याख्या हो गया। अब व्याख्या के जो चरण होते हैं जिनका हमको ध्यान देना है, तो चरण में सबसे पहले आता है प्रसंग। प्रसंग में जो व्याख्या का मूल, जो व्याख्या पंक्ति होती है जिसकी हमको व्याख्या करनी होती है, उसका जो मूल भाव है उस मूल भाव को वहाँ पर हम रखते हैं, प्रसंग में लिख देते हैं। जैसे इसके संदर्भ में भारत की प्रकृति विविध रूपों में हमारे सामने आती है। अगर यह पंक्ति व्याख्या करने के लिए है तो हम यहाँ पर प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत व्याख्या पंक्ति
भारत की प्राकृतिक विविधता से संबंधित है और इसमें भारत की प्राकृतिक विविधता का वर्णन किया गया है। ठीक है, यह आपने लिख दिया। अब उसके बाद फिर दूसरा हमारा कथन, जो दूसरी हम हेडिंग डालेंगे, वह हेडिंग डालेंगे व्याख्या की। उस व्याख्या में भारत एक एक शब्द की जो भाव हैं, भारत की प्राकृतिक, भारत की प्रकृति, तो अब भारत की प्रकृति के संदर्भ में आप जानते हैं कि इसमें जो भूगोल है, भारत की प्रकृति में कितनी भी चीज़ें आती हैं, जल, थल, स्थल, वनस्पतियाँ, सब कुछ आ जाती हैं। आप सबको गंगा, यमुना, समुद्र, जितनी भी चीज़ें हैं, सारी की सारी विविधताओं को आप यहाँ पर डाल सकते हैं, सारी विविधताओं को वहाँ पर लिख सकते हैं। आप उदाहरण भी देते हुए उन तथ्यों को, भौगोलिक तथ्यों को लिखते हुए अपनी व्याख्या को सामने बढ़ा सकते हैं, अपनी व्याख्या को विस्तार दे सकते हैं। तो यह हो गया हमारे सामने आती। अब उसके बाद फिर जो तीसरा भाग होता है वह होता है टिप्पणी का। टिप्पणी में जिस पंक्ति की हम व्याख्या करने जा रहे हैं, उस पंक्ति से संबंधित जो भी तथ्य हैं, उन तथ्यों को हम आगे वहाँ पर लिख सकते हैं, उन तथ्यों को वहाँ पर रख सकते हैं, जिससे हमारी व्याख्या संपूर्ण हो जाए। ठीक है, अब इसके पश्चात फिर जब उससे संबंधित तथ्य क्या हो सकते हैं, हमने अभी बताया कि आप जो भी आपको भारत की प्रकृति से संबंधित जो भी कविताएं हैं, कहानियां हैं, उससे संबंधित जो उदाहरण है आप वहाँ पर देख सकते हैं। जैसे इस संदर्भ में जयशंकर प्रसाद की कविता है हिमाद्रि तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, तो उन्होंने क्या किया है, भले ही वह जो भारतीय हैं उनके बारे में, लेकिन यहाँ पर भारत शब्द भी आ गया, हिमाद्रि तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, तो यहाँ पर हिमालय पर्वत आ गया, जो भारत है वो भारत का नाम आ गया। तो इस रूप में यह पंक्ति उससे संबंधित है, आप वहाँ उसको लिख सकते हैं। फिर इस रूप में जो हमारी व्याख्या है वह हमारी व्याख्या संपूर्ण हो जाती है। ठीक है मित्रों, मुझे विश्वास है कि आपको यह जो व्याख्या खंड है आज का वह समझ में आया होगा। कल हम इसी व्याख्या खंड में जो कुछ प्रश्न पूछे गए हैं पीसीएस परीक्षाओं में, उनकी एक एक पंक्ति की व्याख्या, जो हमने आज एक तरह से सैद्धांतिक प्रतिपादन किया है, कल उसका जो व्यवहारिक प्रतिपादन है उनकी हम उन पंक्तियों की व्याख्या करेंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से व्याख्या को लिखा जाता है, किस प्रकार से व्याख्या को सही रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो कल हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे पीसीएस की परीक्षा में आए हुए 2020 के और 2019 के प्रश्न हैं उन पर चर्चा हो। व्याख्या को और विस्तार में देखने के लिए हमारा प्रज्ञा प्रवाह चैनल है यूट्यूब में, आप लोग उसमें व्याख्या खंड और भावार्थ खंड, इन पर हमारे लेक्चर हैं, निबंध के लिए भी लेक्चर हैं, उनको आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। आपके साथ के तमाम लोग अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से उससे लाभान्वित हुए हैं और कई लोगों ने इस हमारा जो निःशुल्क मुहिम है प्रतियोगी बंधुओं के लिए, उसको मुखर रूप से स्वीकार किया है। इसी वर्ष डिप्टी कलेक्टर हुए राजेश वर्मा जी, अभी निशांत त्रिपाठी जी हुए हैं, सब लोगों ने मुक्त कंठ से यह कहा है कि सर प्रज्ञा प्रवाह चैनल का जो निबंध और हिंदी का जो पोर्शन है, यह भले ही प्रत्यक्ष रूप से आपसे न जुड़े रहे हों, लेकिन यह हमारे लिए उपयोगी